हेलो एवरीवन, आज है 7 जून 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस के बाद उनकी 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस पर आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 39-year-old फॉर्मर इंडियन बैट्समैन एंड द ओनली वर्ल्ड कप प्लेयर फ्रॉम विच सिटी केदार जाधव अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द क्रिकेट। तो देखो ये क्वेश्चन डालने का बस पर्पज यही था, हालांकि इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी पुणे, कि अभी क्रिकेट चल रहा है, इस साल आईपीएल भी हुआ है, इस साल वर्ल्ड कप भी है। तो एग्जाम में हो सकता है लास्ट ईयर आपको याद होगा विराट कोहली से क्वेश्चन पूछ लिया था उसने, तो इस बार भी चांसेस बनते हैं। तो हम क्रिकेट या जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उनकी न्यूज को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये रैंडम न्यूज भी पूछ ली जाती हैं। तो अभी उसने क्या कर दिया, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, ठीक है, किसने, केदार जाधव ने। जैसे अभी उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, विच कंट्रीज प्लेयर रूबेन ट्रम्पलेमैन हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक विकेट्स ऑन द फर्स्ट 2 balls ऑफ ए T20 इंटरनेशनल मैच। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्लेयर ने T20 इंटरनेशनल मैच के अंदर पहली 2 बॉलों के ऊपर 2 विकेट ले ली हो। और वो कौन है, तो कहां का है, तो नामीबिया का। कहां का प्लेयर है, नामीबिया का, ठीक है। तो उसका नाम और उसकी कंट्री का नाम जरूर याद रखना। उसके बाद है रिसेंटली विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे टू आइडेंटिफाई and address the challenges faced by the MSMEs in adapting to new technologies। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन। मतलब क्या है इसका, कि इसके अंदर यह बताया गया है कि जो आपका डिपार्टमेंट है एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। मतलब वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो छोटी है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, उनको प्रमोट करने के लिए सब होता है। तो उसको कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये सब हो रहा है, मास प्रोग्राम, तो याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन। कौन से आर्टिकल में आता है, तो याद रखना आर्टिकल नंबर 43 के अंदर ये आता है कि हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एमएसएमईज को प्रमोट करे। आर्टिकल 43 के अंदर ही आता है। उसमें 2 चीजें आती हैं। 43 के में क्या आता है, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगा स्टेट। 43 के बी में क्या आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या करेगा, उसको प्रमोट करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इंडस्ट्रीज में आती है, माइक्रो, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बाय हुम वाज द मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च। देखो सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, सेबी। व्हाट इज सेबी, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब बना था, 1988। पहले क्या था, तो पहले एज ए नॉर्मल बॉडी था, बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस कब मिला, 1992, ठीक है। ये क्या करता है, जो आपका एनएससी होता है और जो बीएससी होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बना था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875, इन दोनों को रेगुलेट कौन करता है, सेबी, ठीक है। तो इसने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम किया सारथी 2.0, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। Which state has recently signed an agreement with the World Bank to tackle air pollution? तो वर्ल्ड बैंक के साथ किसने अपना एग्रीमेंट किया है, तो कौन सा स्टेट है आपका, हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट। 1 लाइनर क्वेश्चन है, माउंट कैनलॉन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड। देखो अभी क्या हुआ, इस माउंटेन में जो आपका वोल्केनो है वो इरप्ट हो गया। याद रखना वोल्केनो जो होता है उसके 3 टाइप होते हैं। होता है डेड, जो पिछले 1000 सालों से इरप्ट ही नहीं हुआ है। एक होता है डोरमेट, जो 200-300 साल में हो जाता है। एक होता है एक्टिव, जो कॉन्टिन्यूअसली 50, 20, 30 साल में उसमें से लावा निकलता रहता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, अभी लावा देखने को मिला, यानी कि ये इरप्ट हो गया। तो ये कौन सी कंट्री में, तो याद रखना फिलीपींस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो, वो कहां पे है, अंडमान निकोबार में बना हुआ है। नेक्स्ट है मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये अभी रिसेंटली न्यूज में थी, इसको किसने बनाया है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। कौन सी मिसाइल है, मिनटमैन 3। उसके बाद कौन सा है, स्पर्श सर्विस। किसने लॉन्च किया स्पर्श सर्विस को, तो याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएगा, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द थिस्मिया मलियाना। व्हाट इज थिस्मिया मलियाना, तो याद रखना ये न्यूज में देखी गई थी, ए रेयर स्पीसीज ऑफ द, ए न्यू स्पीसीज ऑफ द प्लांट। देखो न्यू स्पीसीज ऑफ द प्लांट के क्यों कहा गया, इसको तो समझने की कोशिश करना। ये पेड़ के आसपास मिलता है, छोटा सा पेड़ होता है। आपने सुना होगा हर पेड़ जो होता है वो कैसे अपना फूड बनाता है, तो आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, जो सन से लाइट आती है ना, सनलाइट, उससे अपना खाना बनाता है, ठीक है। क्लोरोफिल वगैरह होता है पेड़ के पत्ते के अंदर, जिसकी वजह से उसका रंग हरा होता है। ये सब पढ़ा होगा आपने 8, 9, 10 तक। अब मैंने कहा कि ये एक ऐसा पेड़ है जो मिट्टी के अंदर जो फंगस होता है ना, फंगी, उससे अपने न्यूट्रिशन को लेता है, ना कि सनलाइट से बनाता है। तो एक नई स्पीसीज है जो
सनलाइट से अपना फूड ना बनाकर उस फंगी से बनाती है। तो ठीक है, नाम क्या है उसका? थिस्मिया मलियाना, तो याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? H5N2 वायरस, ये आजकल न्यूज में चल रहा है। कौन सा वायरस है? तो बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू हर साल आता है। ठीक है, आपके जो मुर्गियां हैं, आपके जो बर्ड्स हैं, जैसे जैसे मुर्गियां हो गई या जो जिनको तुम खाते हो, है ना, उनके अंदर क्या आ जाते हैं? बर्ड फ्लू आ जाता है और उनसे बहुत सारी डेथ हो जाती है। तो कई बार इनकी शॉर्टेज भी हो जाती है। हाँ, इससे ह्यूमन में अगर ये आ जाता है, अगर आप किसी इन्फेक्टेड मुर्गी को या इन्फेक्टेड कुछ खा लेते हो, उसके बाद अगर आपकी बॉडी में आ जाता है तो हो सकता है आपको भी इन्फेक्ट कर दे और ये वहां पर उसका म्यूटेशन हो जाए और उससे डेथ वगैरह भी बहुत बार देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा वायरस है? H5N2। पूछेगा क्या है, तो ये क्या है? बर्ड फ्लू है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? आपको पता है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बनाया जाता है कब? आपका 5 ऑफ द जून को। तो इस बार कहां बनाया गया? तो याद रखना उसकी होस्ट कंट्री कौन सी थी? सऊदी अरबिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और कब से शुरू हुआ था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, या एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कब बना था? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, तो याद रखना 1972 में बना होता है। ठीक है, 5 ऑफ द जून। और इसी वजह से 5 ऑफ द जून को क्या बनाते हैं हम? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इन विच स्टेट हैज द ब्लू एंड स्पीसीज नेम्ड पराप्राट्रे चाइना ब्लू बीन डिस्कवर्ड? ये क्या है? क्या है? क्या बोलते हैं इसको? एंट, है ना, जानते हो ना, इसकी वो स्पीसीज मिली है। तो कौन सी है? तो याद रखना कहां पर मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, लाल कलर की जो चींटी होती है उसकी एक नई स्पीसीज मिली है। इन विच कंट्री हैज बैंड द एंट्री ऑफ इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स? किस कंट्री ने इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स को हमारे अपनी कंट्री में बैन कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर इज ए, दैट इज मालदीव इज द राइट आंसर। मालदीव ऐसा पहला देश बन गया जिसने अगर किसी के पास इजराइल का पासपोर्ट होगा तो उसे बैन कर दिया उसने। ठीक है, क्योंकि इजराइल में यहूदी लोग हैं, मालदीव मुस्लिम लोग, मुस्लिम पॉपुलेशन, और मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो उनका अपोज कर ही रही है। आपको पता है इजराइल, हमास, पैलेस्टाइन, ईरान, ठीक है, सुएज कैनाल, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इन चीजों को। ठीक है, तो कौन सी कंट्री हो जाएगी? मालदीव। अगर ऑप्शन अगर देखते ना आप और नहीं भी पता होता तो एलिमिनेट कर लेते। इंडिया नहीं हो सकता, हमारे रिलेशन अच्छे हैं। नेपाल को कोई मतलब नहीं है, मुस्लिम कंट्री है ही नहीं वो। ठीक है, भूटान के अंदर कोई मतलब नहीं है, बुद्ध ज्यादा है वहां पे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मालदीव्स। ठीक है, उसके बाद कौन सा है नेक्स्ट? क्योंकि इतने दिन से पढ़ रहे होते हो, इतना सब डाटा पढ़ चुके होते हो और कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तो उसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लो तुमने एग्जाम तक बहुत सारी न्यूज पढ़ ली, बहुत सारी न्यूज पढ़ ली, अच्छे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ ली, और कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तुम्हें नहीं पता, तो पढ़ा ही नहीं था तुमने, तो तुम उसके ऑप्शंस को देखो, 3-4 बार सोचो क्या यार ये ऑप्शन इसमें हो सकता है क्या, इसको तो मैंने कहीं कहीं और पढ़ा था। क्योंकि इतना पढ़ के बैठे हो, 2 ऑप्शन निकल जाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, इजी हो गया तुम्हारे लिए चूज करना। बात समझ में आ रही है ना? तो उसका यूज भी कर लेना है अगर कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं तो, और वही तुम्हें सीखना है लास्ट तक। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? तो अभी 2025 की यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई हैं, उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी जिसने पहले नंबर पे है, तो कौन सी है? MIT, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विच इंडियन स्टेट इंप्लीमेंटेड UCC फर्स्ट टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस? तो किसने किया होता है? तो देखो अगर बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करूं तो किसने कर दिया था? गोवा ने। गोवा पहला स्टेट था, क्योंकि गोवा के अंदर कौन रहते थे? पुर्तगीज। याद रखना, पुर्तगीज सबसे पहले आए थे इंडिया में। सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगीज। वास्को डी गामा 1498 डिस्कवर्ड इंडिया या सी रूट टू इंडिया। सबसे लास्ट जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगीज। 1961 में ऑपरेशन विजय से भगाया था हमने, और वो लोग इतना कैप्चर करके बैठे थे कि उनको जबरदस्ती भगाना पड़ा। तो उन लोगों ने मैक्सिमम होने की पॉपुलेशन थी, क्रिश्चियन लोग थे, तो उन्होंने वहां पर UCC को इंप्लीमेंट किया हुआ होता है 1867 से। तो इंडिपेंडेंस से पहले किसने किया था? कौन सा स्टेट था? गोवा। आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा बना? उत्तराखंड, UK पहला स्टेट बना जिसने UCC को इंप्लीमेंट किया। और UCC का आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 44। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड, सी इज द राइट आंसर। लेकिन ये कहां पे लागू नहीं है? तो ये जो UCC है ना, इसकी कंडीशन याद रखना, ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर लागू नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? When was the स्पेशल मैरिज एक्ट पास? कब पास हुआ था? इसको हमने द हिंदू में भी डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1954। एक होता है स्पेशल मैरिज एक्ट, एक होता है पर्सनल लॉज होते हैं, सभी के रिलीजियस लॉज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैरिज होना। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि कोई अगर लड़का लड़की शादी कर लेते हैं अपने से, तो जो पर्सनल लॉज होते हैं उसके अंदर उनको डिनाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत बार केस वगैरह भी बनते रहते हैं। तो कब आया था? 1954 में।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो अभी फाइनेंस कमीशन हमारा कौन सा चल रहा है 15th, 16th कौन बना है अरविंद पनगड़िया। कब से बनेगा 2026 से, लेकिन अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है। ठीक है, पहला कौन था केसी नियोगी, क्षितिज चंद्र नियोगी। अभी कौन है एनके सिंह, अगला कौन होगा अरविंद पनगड़िया। पूछा है आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल कौन सा है 280, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस डन इन इंडिया। सबसे पहली बार पॉपुलेशन का या ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, तो याद रखना 1881। करने वाला कौन था आपका लॉर्ड रिपन। ठीक है, और ये किसने किया होता है 1872 में, तो लॉर्ड मयो। और लॉर्ड मयो ने कैसा किया था अनऑफिशियल, ये ऑफिशियल। और लॉर्ड रिपन ही भारत में क्या लेकर आया था, तो याद रखना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, लॉर्ड रिपन। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आज हम ग्राम पंचायत कह देते हैं, पंचायती राज कह देते हैं। बुलाने वाला कौन था, तो आपका क्या नाम है लॉर्ड रिपन। ठीक है, 1881 में। उसके बाद है सीआईएसएफ वाज फॉर्म्ड। सीआईएसएफ कब बनी होती है, तो याद रखना सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स तो कब बनी थी, या सॉरी इसमें पूछा है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर बनी होती है, तो कौन सी कमेटी है आपकी जस्टिस मुखर्जी कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये हमने आर्टिकल्स में भी पढ़ा था आज। राइट टू इंफॉर्मेशन कब इनेक्ट हुआ था, तो याद रखना राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया था, आरटीआई 2005 कब इनेक्ट किया गया था, तो 12th ऑफ द अक्टूबर 2005। और 12th अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं, तो याद रखना नेशनल इंफॉर्मेशन डे बनाते हैं। और हम जिसके बारे में चाहें वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर बीपीएल में हो तो 0 रुपए, एपीएल में हो तो 10 रुपए। ठीक है, कम से कम 30 डेज में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन है तो 48 डेज लगेंगे, अगर सॉरी 40 डेज लगेंगे, 30 और 40। ठीक है, और अगर किसी की लाइफ से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है तो आपको 48 आवर्स के अंदर ही उपलब्ध या प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, इसका सबसे पहला हेड कौन था, वजाहत हबीबुल्ला। इसका एट प्रेजेंट हेड कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। हालांकि मैंने द हिंदू में भी यही पूछा था, तो तुम समझ चुके होगे। ठीक है आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, अच्छा आपसे पूछे कि आरटीआई जो लाया गया था तो उसको कौन से आर्टिकल में डाला गया, तो देखो राइट टू इंफॉर्मेशन, मेरा अधिकार है, मेरा राइट है मुझे जानना कि मेरा गांव का सरपंच कितना पैसा पाता है, कितना पैसा खर्च करता है, कितने पैसे से वो स्कॉर्पियो या बुलेरो लेकर आता है या बुलेरो लेकर आता है। तो इस बात के लिए मैं एक अपील कर सकता हूं, एक मैं एप्लीकेशन लगा सकता हूं आरटीआई, मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसको इतना पैसा मिला, इतना नहीं किया। बात समझ में आ रही है ना, तो ये तुम्हारा राइट है। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में आ जाएगा, आपकी फ्रीडम में आर्टिकल 19 में भी आता है, ध्यान रखना। ये कौन से में 19 में, अब इनको इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज आरटीआई का कोई स्पेशल अलग से आर्टिकल तो है नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। कैसी बॉडी है ये, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखना इसको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ओके, मिलते हैं दोबारा से। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।